पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का एक इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। इस सिंगल वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि इस चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में 100% सवाल आते हैं और इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस भी करेंगे। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं आज के हमारे पहले फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से पहले हमें राष्ट्रवाद क्या होता है वो जानना बेहद जरूरी है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति हम की भावना। जी हाँ, अपने देश के प्रति हम की भावना। जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, तो ये हम की भावना, अपनत्व की भावना ये क्या है? राष्ट्रवाद है। जैसे भी इंडियन क्रिकेट टीम ने हमारे इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत लिया तो हम हर्ष उमंग उल्लास में डूब गए। यही होता है राष्ट्रवाद। देश के सुख में सुखी होना, देश के दुख में दुखी होना, यही तो राष्ट्रवाद है। इसी अपनत्व को ही, इसी अपनेपन के भावना को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हम अभी बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस है जहां से सवाल हर बार पेपर में आते ही आते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है 1 नंबर से, यहाँ से एमसीक्यू में कई बार सवाल पूछा गया है, कल्पना 10 या यूटोपिया। यहाँ कल्पना 10 यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसे राज्य की कल्पना करना, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो रियलिज्म ना हो, जो वास्तव में एग्जिस्ट करता ही ना हो, केवल आदर्श हो, जिसे प्राप्त करने की हम चाह रखते हैं लेकिन प्राप्त ना किया जा सके, जो केवल सपने में ही संभव है, वास्तविक जीवन में इसका कोई भी औचित्य नहीं ठहरता। वर्तमान की अगर हम बात करें तो यही होता है कल्पना 10 यूटोपिया, जो केवल कल्पना की जा सके, जिसकी कल्पना की जा सके, जो वास्तव में संभव हो ही ना। और कल्पना 10 नामक चित्र जो बनाया था वो बनाया था फ्रेडरिक सरायू। यहाँ फ्रेडरिक सरायू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। जी हाँ, उसका नाम है फ्रेडरिक सरायू, याद रखिएगा फ्रेडरिक सरायू। यहाँ फ्रेडरिक सरायू ने एक चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसी चित्रों की श्रृंखला को ही कल्पना 10 यूटोपिया कहा गया, जो आपके एनसीईआरटी बुक के पहले इतिहास के पहले चैप्टर के पहले पढ़ने में आपको देखने को मिल जाएगी। जब हम चैप्टर कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक तो उसमें हम सभी चीजें आपको क्लियर करेंगे। तो हम इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे कि यूटोपिया एक्चुअल में है क्या, ये 4 चित्रों की श्रृंखला एक्चुअल में है क्या। फ्रेडरिक सरायू ने 4 चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश करी है, वो सारी चीजें डिटेल वाइज हम पार्ट वाइज क्लियर करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो हम उसमें हम कवर करा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जोसेफ मैसनी से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, जोसेफ मैसनी कौन है? जोसेफ मैसनी के द्वारा कौन कौन से संगठन का निर्माण किया गया? इटली के एकीकरण में जोसेफ मैसनी का क्या योगदान रहा है? तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग इटली कहाँ बनाया गया था? यंग यूरोप कहाँ बनाया गया था? इस सारे टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। जैसे यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मैसनी ने, ठीक है। और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मैसनी ने की थी। मैसनी क्या था? क्रांतिकारी था। वो सारी चीजें हम डिटेल वाइज हम चैप्टर में हम कवर करेंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा है ना, एकीकरण में इसकी क्या भूमिका रही है? यहाँ से भी कई बार 5 नंबर सवाल पूछे गए हैं। हमारा इस इंट्रोडक्शन वीडियो का मकसद इतना है कि आपको पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है तो हम 100% टॉप करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग तो सब कुछ पढ़ते रह जाते हैं लेकिन एक्चुअल में जहां से सवाल आता है उस चीज को छोड़ दिया जाता है। तो हम वो पढ़ेंगे जो पेपर में 100% आएंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे आप एक बार अगर आप हमसे समझ लिए तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे। इसकी गारंटी मैं खुद देता हूं और आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जहां हमने पूरे गारंटी के साथ क्वेश्चन बताए हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट की। जी हाँ,
नेपोलियन बोनापार्ट, किस प्रकार से नेपोलियन ने फ्रांस में अपने आचार संहिता के माध्यम से बदलाव किए, वो कौन कौन से बदलाव थे फ्रांसीसी समाज में जो नेपोलियन ने 1804 के अपनी नागरिक संहिता के माध्यम से जारी किए थे। तो उन सभी पर हम चर्चा अलग तरीके से करने वाले हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है वियना कॉन्फ्रेंस। वियना कॉन्फ्रेंस क्या है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, वियना सम्मेलन की बात करें तो इसके हेड थे ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, तो ड्यूक मेटरनिक इसके हेड थे और उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं फ्रांस के लिए, वो सारी चीज यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, कथन किसका है? इस तरह तमाम सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो ये भी हम कवर करेंगे। शानदार क्रांति क्या है, इंग्लैंड की शानदार क्रांति क्या है, गौरवपूर्ण क्रांति क्या है, ये 5 नंबर में पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इटली और जर्मनी के एकीकरण क्या रहा, जर्मनी के एकीकरण कैसा रहा, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इंग्लैंड की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लैंड का एकीकरण, ब्रिटेन के एकीकरण बाकी यूरोप के एकीकरण से किस प्रकार से भिन्न था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। विचारकों का योगदान का क्या रहा है राष्ट्रवाद में, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, गारंटी से कह रहा हूं। तो ये टॉपिक्स आप ध्यान रखिए, इन्हीं टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है इस चैप्टर में। सो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।